गुड मॉर्निंग टू माय डियर ऑल। आज मैं फिर आपके सामने क्लास 12th फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है चार्जेस के बिटवीन, यानी जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं तो उनके बिटवीन जो फोर्स एक्ट करता है या फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स को स्टडी करने के लिए कूलम्ब्स लॉ की जरूरत पड़ती है। और या फिर यूँ कहें कि उस फोर्स को हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दो लाइक चार्ज यानी दो एक जैसे चार्ज जिनका नेचर सेम हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या रिपल्सिव फोर्सेज अप्लाई करते हैं। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों चार्ज के बिटवीन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब्स लॉ को यूज किया जाता है। तो क्या है कूलम्ब्स लॉ, इसको डिस्कस करने के लिए सपोज अपन एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं और इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मान, इन दोनों का परिमाण Q1 Q2 है और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस r है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज हैं। अब ये पॉइंट चार्ज क्या है? नॉर्मली वर्ड से तो ये समझ में आ रहा है कि चार्ज जो पॉइंट की फॉर्म में हो, बट नॉर्मली पॉइंट चार्ज जनरली एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम जो स्फेरिकल बॉडीज होती हैं, जो स्फीयर होता है, उस स्फेरिकल बॉडीज को एक पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं उसके बारे में आगे चल के जब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे तब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि वाई स्फेरिकल बॉडीज आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज। तो जनरली अपन ये मान के चलते हैं कि ये बॉडी पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल बॉडीज है। इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस है r। दोनों बॉडीज के सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस है r और दोनों चार्ज बॉडीज है। अब इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स क्या है? कूलम्ब्स लॉ क्या है? स्टेटमेंट है कूलम्ब लॉ का, दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो मे भी अट्रैक्टिव हो सकता है, मे भी रिपल्सिव हो सकता है। रीजन, जब ये दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव फोर्सेज अप्लाई होंगे और जब ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज का अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन या मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एग्जांपल, फोर्स इन दोनों के बिटवीन, सपोज फोर्स F अप्लाई हो रहा है, वो फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सप्लेनेशन इसका ये है, सपोज अगर ये चार्ज 3 माइक्रोकूलम का है और ये चार्ज 4 माइक्रोकूलम का है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 हो गया, 12 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब फोर्स इन दोनों के बिटवीन 12 के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है। और अगर कोई चार्ज सपोज यहां पर 10 माइक्रोकूलम का है और एक ये 12 माइक्रोकूलम का है तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 120 हो गया। इट मींस फोर्सेज जो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन एक्ट कर रहे थे उनमें इनके बिटवीन फोर्स जो एक्ट करेगा वो इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, यानी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के। ओके, सेकंड केस, इन दोनों चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होता है वो इन दोनों के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, अगर यही दोनों चार्ज एक दूसरे से और ज्यादा क्लोज आ जाए तो अब ये फोर्स मैग्नीट्यूड इन दोनों का वही हो, जैसे 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, तो अब इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स लग रहा था चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट डिस्टेंस कम हो गई। दैट मींस अब ये फोर्स इसके कंपैरेटिवली यहां ज्यादा हो गया। ओके, तो अब मैं कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट बताता हूं आपको।
अच्छा, इसमें एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, उसके बाद में स्टेटमेंट की बात करेंगे। इसमें पॉइंट ये है कि इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स हमेशा इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जैसे एक इमेजिनरी लाइन है जो इसने इन दोनों को अपन ने जोड़ रखा है, वो फोर्स हमेशा इन दोनों आवेश या इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा, यानी इसके लाइन के अनुदिश ही होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स है तो इस तरफ एक्ट करेगा या ये इस तरफ एक्ट करेगा। जैसे ये वाला आवेश चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो इसका फोर्स इधर की तरफ इस लाइन के अलाउंग इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ऐसे नहीं होगा कि ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है तो पर इसकी डायरेक्शन ऐसे शो करे, नो, रॉन्ग है, इस तरह से शो नहीं होगी। और अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, सपोज ये प्लस और ये माइनस होता, तो उसकी डायरेक्शन या तो यूं होती या फिर ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर की तरफ होगी और ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी इधर की तरफ होगी। ओके, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन दोनों चार्ज के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स ऑलवेज हमेशा इन दोनों आवेशों को या इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, उन दोनों काल्पनिक रेखाओं के अनुदिश ही होगा। ठीक है, तो अब इसका स्टेटमेंट ले लेते हैं। कूलम्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, दोनों दो बिंदु आवेशों के मध्य यानी 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स अप्लाई होगा अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है तो नेचर बदलने से चार्ज के नेचर बदलने से फोर्स का नेचर बदलता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अब अपन कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस and inversely proportional to square of the distance between separation of charges, and the force is acting always along the line joining between 2 charges। वापस से रिपीट कर रहा हूं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वो आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, वो सदैव उन दोनों आवेशों के परिमाण के यानी दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये फोर्स हमेशा इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश ही होगा। ये कूलम्स लॉ था। अब इसको ले लेते हैं, सपोज 1 नंबर इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इन इक्वेशन सॉरी दी जाता है इन इक्वेशंस, कंबाइनिंग दीज 2 इन इक्वेशंस, इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें प्राप्त होता है Q1 डॉट Q2 बाय R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए फिजिक्स में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जनरली हम कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहां पर अपन एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं स्मॉल k, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर जो स्मॉल k है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती स्थिरांक। इसका की वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी आ रही है एप्सिलॉन नॉट, या इसको एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? यह है परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब पारगम्यता। जैसे कि इस पारगम्यता का मतलब है कि जो इन आवेशों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, काल्पनिक रेखाएं जो जिनको हम निकलता हुआ या ग्रहण करता हुआ मानते हैं, वो विद्युत बल रेखाएं इस किसी माध्यम से कितनी सुगमता से गुजर सकती हैं, या वो माध्यम इनको कितनी सुगमता से अपने अंदर से पार करने की इजाजत देता है, उस टर्म को अपन कहते हैं पारगम्यता या परमिटिविटी। विद्युत पारगम्यता है इसलिए विद्युत इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी। ओके, इसका मान वायु या एयर और निर्वात के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए 8 × 85 × 10⁻12
कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है एयर के लिए या निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए और एयर के लिए। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम या एयर के लिए या वायु या निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। ठीक है, ये केवल वायु के लिए या निर्वात के लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए है। तो अब इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू को यहां डाल देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर Q1.Q2। ये हुआ आपका फोर्स किसमें, निर्वात में। अगर दो आवेश निर्वात में या वैक्यूम में एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हों तो इनके मध्य लगने वाला फोर्स ये होगा। ठीक है, अब एक दूसरी बात, अगर ये कल्पना करें कि ये दोनों आवेश किसी माध्यम में होते, मीडियम में रखे हुए होते, सपोज इन्हीं चार्जेस को उतनी ही दूरी पर किसी पानी के अंदर डुबो दिया हमने या किसी अन्य माइका अभ्रक के बीच में रख दिया या किसी अन्य माध्यम में रख दिया और दूरी वही रखी, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी वही रखा, तो क्या इन दोनों के बिटवीन लगने वाला फोर्स बदलेगा? चेक करते हैं कि बदलेगा या नहीं बदलेगा। देखिए ध्यान से, उसके लिए अगर इनके बीच में मैंने मीडियम अप्लाई कर दिया, क्या लगा दिया, मीडियम, तो अब मैं यहां पर लेता हूं इसको ए स्टैंड फॉर एयर और वैक्यूम। मीडियम में ये फोर्स होगा Fm इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई। अब यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट था, वैक्यूम यानी निर्वात की पारगम्यता। अब यहां क्या रख लिया अपन ने, मीडियम ले लिया। क्या ले लिया, मीडियम। तो अब यहां पर जो पारगम्यता यूज करेंगे वो पारगम्यता क्या होगी, माध्यम यानी मीडियम की पारगम्यता होगी, तो उसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया मीडियम के लिए। अब यहां पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दोनों के मध्य क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? उसके लिए एक रिलेशन होता है निरपेक्ष पारगम्यता इज इक्वल टू माध्यम की पारगम्यता अपॉन वायु या निर्वात की पारगम्यता। निरपेक्ष यानी कि किसी भी माध्यम की पारगम्यता को हम एयर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसको निरपेक्ष पारगम्यता कहा जाता है। ठीक है, तो ये निरपेक्ष पारगम्यता हो गई। इसका संबंध अपन लेते हैं, इसी निरपेक्ष पारगम्यता को आप एक नई टर्मिनोलॉजी और आ जाती है यहां पे, उसको कहते हैं कैपिटल के। क्या कहते हैं, कैपिटल के। देखो देखिए ध्यान से, ये के और यहां के, ये स्मॉल के है, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये कैपिटल के है, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पैरावैद्युतांक। क्या कहते हैं, पैरावैद्युतांक। तो ये टर्म हमारे पास आ गई, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या फिर मैं लिख दूं एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के, पैरावैद्युतांक। इस के को पैरावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इस के की वैल्यू जो होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1.003 एयर के लिए होती है। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। देखिए ध्यान से, इसकी यूनिट इसकी यूनिट सेम होंगी, दोनों की यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो इसका मान होता है 1.003 किसके लिए, वैक्यूम के लिए। इस के का मान होता है 1.006 किसके लिए, एयर के लिए, वायु के लिए। इसीलिए अपन लोग वायु और निर्वात का लगभग वैल्यू एक जैसी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है, 0.003 का अंतर है दोनों के बीच में, जो कि मतलब नगण्य मानने लायक है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है। ओके, अब आप देखो एक इस के की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी होती है किसके लिए, मेटल के लिए। मेटल यानी धातु, मेटल धातु जैसे तांबा हुआ, सिल्वर हुआ, ऐसी धातुएं जो विद्युत का संचालन करती हैं, उनके लिए इसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो अब एक बात तो बहुत क्लियर निकल गई कि बाकी जितने मटेरियल हैं प्रकृति में व्याप्त, उन सभी मटेरियल्स के लिए के की वैल्यू या तो 1 से ग्रेटर होगी
भाई 1.003 तो वैक्यूम के लिए है, यानी उससे तो ग्रेटर ही होनी है, और या फिर इंफिनिटी से कम होगी, यानी के का वैल्यू, के की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। वैसे तो 1.003 आना चाहिए था, लेकिन मैंने राउंड ऑफ करके 1 ले लिया। तो k की वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, इक्वल तो मतलब यहां पे ग्रेटर देन 1 करिए, और इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू इंफिनिटी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ k, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी किसी भी मीडियम के लिए इस k की वैल्यू ये होनी चाहिए। अब वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, इसको रिलेट करते हैं। अब मैं इस एलिप्सन नॉट की वैल्यू क्या पुट करूंगा, यहां पे ये वाली पुट कर दूं, Q1 Q2 बाय 4 पाई, लिसन केयरफुली, एलिप्सन की वैल्यू मैंने एलिप्सन नॉट डाल दी, आर स्क्वायर डाल दिया, और के जो था यहां पे साइड में लिख दिया के। तो ये जो पूरी वैल्यू हो गई किसके इक्वल हो गई, एफ एयर के इक्वल हो गई। तो हमारे पास नया सूत्र क्या बन गया, नया फॉर्मूला क्या बन गया, एफ एम इक्वल टू एफ ए बाय के, अर्थात k इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ एम, और k की वैल्यू सदैव 1 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एफ एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ एम। मतलब ये कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम बल या स्थिर विद्युत की बल वो सदैव सर्वाधिक किस में होगा, या तो निर्वात में मैक्सिमम होगा या वायु में होगा। वायु निर्वात के कंपैरेटिवली निर्वात में, लेकिन वायु निर्वात को एक जैसे मान लिया, इसलिए अपन ने एज्यूम कर लिया वायु में सर्वाधिक होगा। और जो जो मीडियम उनको बढ़ाते जाएंगे, यानी उसको उसके माध्यम को हम बदलते जाएंगे, उस माध्यम के हिसाब से उस बल का मान लगातार कम होता जाएगा। सर्वाधिक बल माध्यम में होता है, सर्वाधिक बल वैक्यूम निर्वात या वायु में होता है, और जीरो बल किस में होगा, मेटल यानी धातु में। अर्थात दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अगर वो दोनों आवेश धातु के मध्य हैं या उन दोनों आवेशों के मध्य धातु है, जैसे कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, तो उनके मध्य लगने वाला बल सदैव 0 होगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए k की वैल्यू इंफिनिटी अनंत होती है। समझ में आ गया, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा के लिए आप अपने दिमाग में याद रखिए। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। ये तो था इनका मैग्नीट्यूड से रिलेटेड केस। अब इसका एक वेक्टर टर्मिनोलॉजी, मतलब वेक्टर यानी कि इसका सदिशी निरूपण देखते हैं। वेक्टर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। अब यहां देखिए, हमें मालूम है कि बल यानी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखिए। Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी है, Q2 स्केलर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट स्केलर क्वांटिटी है, 4 पाई एंगल है, कोई दिशा ही नहीं होती इसकी। R अगर सदिश है भी तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड यूज किया जा रहा है, तो ये भी एक टाइप से स्केलर क्वांटिटी हो गई। यहां ये सारी क्वांटिटी स्केलर है और यहां हमने इस पर वेक्टर लगा रखा है, तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक दिशा देने के लिए हम क्या करें, इसके लिए इसको किसी एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा, इसका मतलब फोर्स बदल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को लें या ऐसी वेक्टर क्वांटिटी को लें जो इसके मैग्नीट्यूड को तो नहीं बदले लेकिन वो इसको दिशा प्रदान करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो यूनिट वेक्टर अपन ने यहां पर एज्यूम कर लिया आर कैप। ओके, अब यहां इस चीज को समझते हैं कि ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, तो इसका मान हो गया F21, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 2 by 1, यानी कि आवेश 2 पर आवेश 1 के द्वारा लगने वाला बल। तो ये 21 हो गया। आर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, आर डिस्टेंस 2 से 1 तक नापी जाएगी, तो ये भी 21 हो गई। और ये परिमाण था, तो ये परिमाण भी चाहो तो इसको आप ऐसे, अभी मैं अगले वाली स्टेप में लिख दूंगा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं कैसे। अब इसको इस तरह, एक बात और, यूनिट वेक्टर R21 किसके इक्वल होगा, R21 वेक्टर अपॉन परिमाण ऑफ R21, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो यहां पर वैल्यू डाल दें, तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R21
मैग्नीट्यूड हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता था स्क्वायर, और यहां R21 की वैल्यू इस फॉर्मेट में लिखें तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर, और एक नीचे मैग्नीट्यूड आ रहा है तो पावर हट करके क्या हो जाएगी Q। ये फोर्स हुआ F21, इसके इस आवेश के द्वारा इस पर लगने वाला बल, ये इसका सदिशीय निरूपण है पोलर सिस्टम में। ऐसे ही इसके थ्रू इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा F12, ठीक है। तो F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12 मोड स्क्वायर और R12 कैप, ठीक है। वेक्टर के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि R12 वेक्टर कैन बी रिटन एज R21 वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो मैं इस टर्म को कैसे लिख रहा हूं, Q1 Q2 R12 को मैंने 21 की टर्म में लिख दिया, 21 कैप, तो माइनस का साइन यहां आ गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया, अपॉन 4πε0 R12 स्क्वायर मोड। ये मोड में जो वैल्यू है इसको भी मोड में लिख देते हैं, 21 मोड का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें तो R12 मोड इज इक्वल टू R21 मोड, R12 मोड इज इक्वल टू R21 मोड, सेम रहेगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल हो गई। सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21, क्योंकि ये वैल्यू F21 के इक्वल है। नाउ वी कैन राइट हियर F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि कूलम दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत की बल या द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस इज ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन का थर्ड नियम, तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहां अगर इसकी क्रिया ये थी तो इसकी प्रतिक्रिया ये थी, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो वी कैन से कूलम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, आगे की क्लासेस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। जब तक के लिए ये सारे टॉपिक क्लियर हुए। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो वो बोरियत महसूस होती है देखने में, इसलिए आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगली क्लास में कूलम लॉ और ग्रेविटेशन लॉ, इन दोनों को आपस में एक दूसरे में कंपैरिजन करेंगे, इसका कि क्या कंपैरिजन है, फिर उसके बाद से अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए। कोई क्वेश्चन में किसी समस्या में या किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, अपने क्वेश्चन मेरे मैसेज बॉक्स में डालिए, फिर मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। हाँ, एक बात और, अगर अभी तक आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ये चीजें समझ में आई, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। जब ऊर्जा मिलेगी और अच्छी तरह से चीजें सामने आएंगी, मेरा उत्साह बढ़ेगा, तो आप मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए, उत्साह को कि मैं वृद्धि करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद मैं और आपकी इसी तरह से सेवा करता रहूंगा, आपको ज्ञान देता रहूंगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे मैसेज बॉक्स में आप अपने प्रॉब्लम, समस्या को, अपने डाउट को लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। अगला वीडियो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।